चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो से फिर हम इस आगे पढ़ाते हैं अपने स्टडी को। यहाँ पर देखिएगा, क्या आप जानते हैं अमरबेल प्लांटी जगत का एक सदस्य है। अमरबेल क्या है बच्चों? प्लांटी जगत का ही एक सदस्य है। ये एक परजीवी पौधा, परजीवी तो आप समझ गए होंगे, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करे, जो दूसरे पौधों के तने पर लिपटा होता है। ये दूसरे अमरबेल जो है वो दूसरे पौधों की तने से लिपट जाता है। इसमें पर्ण हरित नहीं होता, यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ये उससे लिपट कर ही अपना भोजन प्राप्त करता है। इसीलिए अमरबेल में विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, यानी अमरबेल में एक तरह की जड़ पाई जाती है। यहाँ पर देखिए फिगर भी बना हुआ है बच्चों, यहाँ पे अमरबेल ये देखिए इस तरीके से पूरे दूसरे पौधे के तने पे लिपटा हुआ है। इसमें विशेष प्रकार की जड़ पाई जाती है, जिससे ये पौधों को अच्छे से पकड़ लेता है। ये अन्य पौधों से भोजन को, ये जो जड़ है वो अन्य पौधों से भोजन को क्या करती है? अवशोषित करती है। यहाँ पर देखिए नीचे कुछ क्लासिफिकेशन, ये है वर्गीकरण, इसको देख लेते हैं। देखिए पादप जगत के वर्गीकरण का एक उदाहरण पुष्पीय पौधे के संदर्भ, मतलब पुष्पीय पौधे को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे इसको समझते हैं। पुष्पीय पौधे बीज आवरण रहित, बीज क्या है? आवरण रहित। बीज आवरण सहित मतलब इसकी बीज में आवरण नहीं पाया जाता और इसकी बीज में आवरण पाया जाता है। जिनमें नहीं पाया जाता वो हमारे क्या हैं? जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस, जिम्नोस्पर्म में जैसे साइकस, और जिसमें बीज में आवरण पाया जाता है वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। फिर एंजियोस्पर्म को बच्चों दो में बांटा गया है। एक जैसे एक से अधिक बीजपत्री, एक से अधिक बीजपत्र हो जिसमें, और इसमें एक बीजपत्र हो, यानी कि इसमें जो द्विबीजपत्री होते हैं, यानी बीज को दो भागों में आप जैसे चना, मटर, मूंग, इन सबको आप जब देखिए तोड़िए तो ये बीज से क्या होते हैं? दो भागों में टूट, यानी चना को कभी आपने ब्रेक किया बीज से, वो दो टुकड़ों में अलग अलग हो जाता। मटर को आप ब्रेक करके कभी देखिए, या मूंग को। तो इस तरीके से जो बीजपत्री होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री। इसमें मूसला जड़ें होती हैं, पत्तियों में जालिका व शिराविन्यास होता है। जालिका व शिराविन्यास होता है। अब जालिका व शिराविन्यास तो आप पढ़े होंगे, जैसे जाल, जैसे ये संरचना पत्ती बनी है बच्चों, तो इसमें इस तरीके से क्या हो जाएगा? जालिका व शिराविन्यास पाया जाता है। यानी कि ये मान लीजिए एक लीव्स है, लीव्स पर इस तरीके से बीज से जाने के बाद ये समांतर नहीं है, यानी जालिकावत, इधर से एक नेट जाली जैसा शिराविन्यास बन जाता है। और समांतर को यहीं पे आपको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जैसे ये हमारा क्या हुआ? समांतर शिराविन्यास, यानी दोनों देखिए समान जैसा हो रहा है ना, दोनों तरफ इधर 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 इधर, ये हमारा क्या है? समांतर। और इस तरीके से जाल का ये हमारा क्या है? जालिकावत शिराविन्यास। तो ये है एक से अधिक बीजपत्री पौधे में, जैसे चना, मटर, मूंग, इसमें मूसला जड़ें होती हैं, पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास होता है। और ये हमारी क्या है बच्चों? एक बीजपत्री, यानी एक बीजपत्री, जैसे गेहूँ, मक्का, इनमें झकड़ा जड़ें होती। झकड़ा समझ रहे हैं ना? जैसे कि अपस्थानिक जड़ें जिसको बोलते हैं, एकदम ढेर सारी जड़ें निकली होती हैं। जैसे यहाँ पर इसको भी एक फिगर के द्वारा आप समझते हैं, जैसे कि मूसला जड़ ये हुई बच्चों, ये मान लीजिए, तो ये इस तरीके से मूसला जड़ों में ये जड़ है, और झकड़ावत में इस तरीके से होगा, यानी कि ये हमारी क्या कहलाएंगे? झकड़ावत जड़ें। फिर ये पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। इसको क्लियर, इसको आप क्या करेंगे बच्चों? अपनी कॉपी पर इस तरीके का वर्गीकरण बनाएंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, तब मैं, और इसमें आपको पत्तियों का जालिकावत बना के दिखाना है, और मूसला जड़ों का भी फिगर हमको दिखाना है, और इसमें बच्चों आप लोगों का झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास को दिखाना है। नीचे जब आप ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर बच्चों आपका ख़त्म हो जाएगा, तो उसके नीचे आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, यानी कि पत्तियों का समांतर शिराविन्यास और जड़ का स्ट्रक्चर, यहाँ पर पत्तियों का जो शिराविन्यास है वो, और जड़ क्या है, इन दोनों को उसी के जस्ट बिलो, यानी उसके नीचे बनाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट लाइन पर देखें। आप अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधे जैसे आम, धान, महुआ, घास, मक्का आदि की पत्तियों का अवलोकन करें। उनकी जड़ों के प्रकार व शिराविन्यास में क्या संबंध मिलता है लिखें। ये आपका प्रोजेक्ट
में है कि आप इसको देखें ध्यान से। आपके आसपास जो भी पौधे पाए जा रहे हैं उनकी पत्तियों का श्रवणविन्यास देखें और उनकी जड़ों में आप क्या संबंध मिलता है इसको देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पादप एनिमिलिया यानी जंतु जगत, किंगडम एनिमिलिया। देखिए अब अभी तक हम लोग ने पादप पढ़ा यानी प्लांट पढ़ा, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, जंतु जगत यानी किंगडम एनिमिलिया। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका है, इस जगत के जीव बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। इस जगत के जो जीव होते हैं बच्चों एनिमिलिया में वो बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं यानी भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना, यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका मिलना और बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। इन जीवों में पोषण अंतःग्रहण द्वारा होता है, इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं यानी कि ये जो भोजन लेते हैं बच्चों उनके लिए पूरा सिस्टम डेवलप होता है कहाँ से भोजन लेने हैं, कहाँ से बचना है, पूरी तरीके से सिस्टम डेवलप है। जैसे तितली का रस चूसने के लिए नली, मनुष्य का मुख, पक्षियों की चोंच, यानी इस तरीके से वो भोजन को अंतःग्रहण विधि द्वारा लेते हैं। इनमें एक सिस्टम डेवलप होता है। अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं, प्रचलन यानी चलने के लिए उनमें अंग मौजूद होते हैं, जैसे कि शेर, मैना, मछली, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मनुष्य, हाइड्रा, फीताकृमि, केचुआ, घोंगा, बिच्छू, सितारा, मछली आदि। यहाँ पर देखिएगा बच्चों कुछ आप लोग को फिगर बने हुए हैं, ये सब बिग एनिमल्स हैं, इसमें ज़्यादातर हम लोग इसको देख चुके हैं। एलिफेंट्स, ड्रैगन फ्लाई, तोता, ये क्या है, चपटा कृमि, जोंक, मछली, घोंगा, सीप, मेंढक, सांप, चमगादड़ और हाइड्रा, इस तरीके कुछ एनिमल्स हैं जिसको हमने इसमें से अधिकांश हम लोगों ने देखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका वर्गीकरण कि यहाँ पर बच्चों जो जंतु का वर्गीकरण है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए समझिएगा और इसको भी आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर इस वर्गीकरण को भी बनाना है। बनाने के बाद इसको भी मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर दिखाना है कि आप लोगों ने इसको बनाया, समझा कि नहीं, ताकि क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। आप इस चार्ट को बनाए रहेंगे वर्गीकरण को बच्चों, तो आपको इसको जंतु के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं बच्चों उसको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं जंतु, यानी जंतु जो हैं हमारे एनिमल्स, उसको दो भागों में सबसे पहले बांटा गया, किसमें, रीढ़ की हड्डी उपस्थित वाले जंतु और रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित। अब रीढ़ की हड्डी समझते हैं, बैकबोन जो हम लोगों के पीछे पीठ पर पाई जाती है, यानी मेरुरज्जु से लेके पूरे नीचे तक, ये क्या कहलाते हैं, सॉरी यहाँ से लेके पूरा जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, यानी आप ये सिर से ऊपर से लेके बच्चों पूरा नीचे तक ये फैली हुई होती है, नीचे तक ये हमारी क्या कहलाती है, बैकबोन कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। और इसमें जो जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहती है, देखिए उसको भी दो भागों में बांटा गया है। ऐसे जंतु जिसकी त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, ऐसे जंतु जिनकी त्वचा पर बाल नहीं होते हैं, और जिनकी त्वचा पर बाल होते हैं वो स्तनधारी हो गए, जैसे मनुष्य, शेर, बिल्ली, गाय, चमगादड़, इन सब की त्वचा यानी स्किन पर हेयर पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ऐसे जंतु जिनकी त्वचा पर बाल नहीं होते उसको देखिए किस में बांटा गया है, जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी। अब फिर इसको देखिएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे केचुआ, जोक, मच्छर, घोंगा, चींटी, फीताकृमि। अब चींटी में कहीं रीढ़ की हड्डी पाई जाती नहीं, फीताकृमि में भी नहीं, ना मच्छर में, ये सब में रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। तो जंतु को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया, एक ऐसा जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित हो, एक ऐसा जिसमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित हो। अब जब रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई गई उसको फिर दो कैरेक्टर देखे गए, एक ऐसे जंतु जिनकी त्वचा पर बाल पाया जाता है और ऐसे जिनकी त्वचा पर बाल नहीं होता। तो जो बाल पाए जाते हैं बच्चों वो स्तनधारी में चले आए वर्ग में, जैसे मनुष्य, शेर, बिल्ली, गाय, चमगादड़, और जिनकी त्वचा पर बाल नहीं होता वो सब मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। फिर यहाँ पर देखिएगा शरीर पर पंख यानी पक्षी
जिनके शरीर पर पंख पाया जाता है वो पक्षी वर्ग में आ गए, जैसे मैना, तोता, कौवा, मुर्गा, ये सब पक्षी वर्ग में आ। और दूसरे जिनके शरीर पर पंख नहीं है जैसे मत्स्य में आए। और उभयचर और सरीसृप, यानी यहाँ सर एक अलग हुआ पक्षी को किस में लेगा, जिनके शरीर पर पंख था। और बाकी मत्स्य, उभयचर और सरीसृप, इनके सबके शरीर पर पंख नहीं था। अब देखिए इसको भी दो भागों में बांटा गया, मत्स्य को भी। त्वचा जिनकी नमी युक्त त्वचा का अभाव था, जिनकी त्वचा नमी युक्त थी वो सब मत्स्य और उभयचर हो गए, यानी कि वो पानी में पाए जाने वाले रहने लगे। उभयचर ज़मीन में, पानी और ज़मीन दोनों पर पाया जाने वाला था। मत्स्य हमारा क्या हुआ, पानी में पाए जाने वाले थे। अब यहाँ पर देखिएगा नमी युक्त त्वचा का अभाव, ऐसे जंतु जिनकी त्वचा जो पर नमी नहीं थी, जैसे सरीसृप, छिपकली, सांप और कछुआ। अब यहाँ पर देखिएगा मत्स्य और उभयचर को बच्चों दो भागों में फिर बांटा गया। शरीर पर शल्क पाया जाना, शल्क सब देखे हैं आपने कभी, मछली को गौर से दिया, उसमें पैसा लाइक स्ट्रक्चर जैसे रहता है, उसको अगर आप किसी चीज़ से रिमूव करें तो वो रिमूव भी होता है, वो क्या कहलाता है, उसका शल्क। जैसे रोहू, कतला, इस तरह की मछलियों के शरीर पर शल्क पाया जाता है। और जिनके शरीर पर शल्क नहीं पाया जाता वो उभयचर में आ गए, जैसे मेंढक और टोड, ये हमारे किस में आ गए बच्चों, उभयचर में। तो आप इस क्लासिफिकेशन को यानी वर्गीकरण को बनाएंगे बच्चों, इस पे क्वेश्चंस भी रहते हैं और इसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मत्स्य व स्तनधारी में एक प्रमुख अंतर लिखिए। ये भी आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। आप लोग के लिए होमवर्क तो ज़्यादा, आप इसको ऐसा करिएगा 2 दिन में डिवाइड कर लीजिएगा, 2 दिन आप इसमें होमवर्क को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। जैसे मत्स्य व स्तनधारी में एक प्रमुख अंतर लिखिए, ये भी आपको क्या करना है, एज ए होमवर्क में सेंड करना है। यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग नामांकन की आवश्यकताएं व प्रक्रियाएं। इसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। और ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।